नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। संसद का मॉनसून सत्र लग रहा है कि पानी में बह जाएगा, लेकिन सरकार एक बार फिर से डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है। यानी मॉनसून सत्र भले ही नहीं चल रहा हो, लेकिन सरकार अपनी कोशिशें जारी रख रही है। और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ गए हैं और उनसे विस्तार से समझते हैं सरकार की तैयारियों को लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और अचानक से सर, आप देख रहे हैं संसद तो चल नहीं रहा और सरकार फिर से वो बिल लाने की तैयारी कर रही है जो अप्रैल में उसको झटका लग चुका है। जी मनीष जी, उस पर एक पहल हुई है आज, और ये पहली बार है 17 अप्रैल को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल जब सरकार नहीं पास करा पाई थी, क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है लोकसभा में ख़ास तौर से। तो उसके बाद 17 अप्रैल के बाद आज पहली बार कांग्रेस के नेताओं से सरकार की तरफ से बातचीत की एक पहल हुई, और किरेन रिजिजू राहुल गांधी से मिलने के लिए उन्होंने एक मीटिंग उनके साथ करी। प्रियंका गांधी भी उसमें मौजूद थी, और एक सरकार की तरफ से बात इन दो विधेयकों को लेकर के नहीं हुई थी। शुरुआत बेसिकली थी कि जो ये पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन जो है कि ये स्टेलमेट चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, एक उपद्रव मचा हुआ है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए ताकि बहस बातचीत जो अलग अलग विधेयक हैं जो बचे हुए हैं 2-4 इस सेशन के, उन पर बहस हो पाए। और इस बहाने से एक बातचीत हुई, और उस दौरान सरकार की तरफ से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस दौरान सरकार की तरफ से ये एक पहल हुई कि FCRA का एक बिल है, वो सरकार अगले हफ्ते लाना चाहती है, या फिर कल इंट्रोड्यूस करके अगले हफ्ते उस पर बहस कराना चाहती है कि वो, और साथ ही साथ अगर विपक्ष मान जाता है तो डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट जो महिला आरक्षण संशोधन नहीं है, वो संविधान संशोधन का विधेयक है, जिसमें 3 चीज़ें हैं। पहली ये कि जो अभी संख्या है लोकसभा की 543 MPs की, 545 है, 543 अभी स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा करके 850 किया जाए। दूसरा कि डिलिमिटेशन के लिए जो स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन में लेड आउट है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि उसमें है कि 2026 के बाद की जो पहली जनगणना है उसके आधार पर होगा, तो उस फॉर्मूला को चेंज करने की एक उसमें कवायद रहेगी। और तीसरा कि जब ये दोनों चीज़ें होंगी साथ साथ, तो महिला आरक्षण का जो विधेयक पारित हो चुका है पिछले साल, उस विधेयक को ऑपरेशनलाइज किया जाए। पिछले साल नहीं, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 2023 में सितंबर 2023 में जो पारित हो चुका है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। ये 3 चीज़ें उस विधेयक में हैं। तो ये 3 उसमें है, और उसी से इंटरकनेक्टेड जो है वो परिसीमन का, डिलिमिटेशन का विधेयक है। तो ये दोनों अगर सरकार ला सकती है, ऐसी एक सरकार की तरफ से पहल हुई है, और ये एक टेंटेटिवली प्रपोज किया गया है कि फिर, क्योंकि जो मॉनसून का जो सत्र है वो 13 अगस्त को ख़त्म होना है, जो डेट्स जो आई थी, तो उस सूरत में अगर विपक्ष मान जाता है डिलिमिटेशन और संविधान संशोधन विधेयक को के ऊपर समर्थन नहीं भी हो पर बहस के लिए अगर राजी हो जाए, तो 13 तारीख को सत्र खत्म करने की घोषणा नहीं करेंगे, जैसा कि बजट सेशन के वक्त किया गया था कि सत्र खत्म नहीं किया गया, आपने उसी को एक छोटे ब्रेक के बाद में एक्सटेंड कर दिया कि 3 दिन का हम एक्सटेंड करके उन 3 दिनों में ये विधेयक ले आएंगे। तो ऐसी एक पहल सरकार की तरफ से, एक सुझाव सरकार की तरफ से रखा गया कि 13 तारीख को सदन जो है वो एडजर्न कर दिया जाए, जो नॉर्मल एडजर्नमेंट होता है, साइनेडाई नहीं होता है, और उसके बाद
16 या 17 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद अगले दिन या एक दिन छोड़ करके 3 दिन का एक 17, या तो 16, 17, 18 या 17, 18, 19, 3 दिन का एक सत्र बुला करके इन दोनों विधेयकों पे। तो सर मेरे 2 सवाल हैं जी। क्या सरकार के पास 2/3, जिसके कारण अप्रैल में ये दोनों जो विधेयक पास नहीं हो पाए, तो क्या सरकार के पास संख्या बल है? और दूसरी बात कि जिस बात को लेकर विपक्ष संसद में प्रोटेस्ट कर रहा, अमित शाह के बयान को लेकर, तो क्या उसको उसके संदर्भ में क्योंकि जब तक अमित शाह का बयान नहीं होगा, विपक्ष कैसे अपनी तरफ से कंसीड कर सकता है कि ठीक है आप स्पेशल सत्र हम ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी। देखिए, ना तो अमित शाह का बयान हुआ है और ना सरकार के पास संख्या बल है, तो ये एक शगुफा छोड़ा गया है। ये बात सही है कि मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले मार्च के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते तक, जुलाई के पहले हफ्ते तक ये एक कवायद सरकार की तरफ से चल रही थी कि किसी तरह हम अपना संख्या बल बढ़ाएं, एक मैन्युफैक्चर्ड 2/3 बहुमत हम तैयार कर लें। और उसी श्रृंखला में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 7 सांसद तोड़े गए और वो भाजपा में शामिल हो गए। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने उसको परमिशन भी दे दी। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसद अलग होके एक पार्टी जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना था, एनसीपीआई, उसमें चले गए और कहा अब हम एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना उबटा किए, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके 9 में से 6 सांसद टूट करके जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसमें चले गए। तो संख्या बल के तौर पर जो 17 अप्रैल 2026 जब ये संविधान संशोधन विधेयक हराया गया विपक्ष की एकजुटता की वजह से, तब सरकार के पास 298 वोट मिले थे उनको, 360 मिलने चाहिए थे। तो अब वो 298 से संख्या बढ़ करके 324 पहुंच गई है। पर 324 और 360 में अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है। तो ये एक कवायद है, एक कोशिश है सरकार की तरफ से कि किसी तरह से डीएमके को मना लिया जाए, क्योंकि डीएमके के पास 22 सांसद हैं। तो या तो डीएमके को मना लिया जाए समर्थन करने के लिए, या उनको मना लिया जाए कि वो एब्स्टेन कर जाएं वोटिंग से। उन दोनों सूरतों में अगर ऐसा होता है, अगर डीएमके मानती है, जिसके अभी तक डीएमके की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये संख्या बल जो है और जो 2/3 बहुमत का जो मार्क है, दोनों में एक फर्क आएगा। अगर डीएमके सपोर्ट कर देती है तो एनडीए लगभग 346 तक पहुंचेगा, तब भी 14 सांसद उनके पास कम होंगे 360 के मार्क से। अगर डीएमके एब्स्टेन कर जाता है तो जो 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो कम हो जाएगा और मेरा ख्याल है 360 की जगह 345 हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में जो डेफिशिएंसी है, जो फर्क जो है कि आपके पास कितना संख्या बल है और 2/3 कितना मिलना चाहिए आपको, उसमें 21 सांसदों की कमी हो जाएगी। तो पहली सूरत में अगर डीएमके सपोर्ट करता है 14 की कमी है, दूसरी सूरत में अगर डीएमके एब्स्टेन करता है तो 21 की कमी है। तो सर एक वो फंसे हुए हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या जिस बात को लेकर आपको ध्यान होगा कि जिस समय वो चर्चा चल रही थी तो अचानक से विपक्ष के सांसदों ने कहा कि आप हमारी बात मान लीजिए तो हम बिल पारित करा देंगे, लेकिन अमित शाह ने कहा कि ठीक है आप लेकिन वो बिल में मेंशन नहीं था। तो क्या जो मांगे थी डीएमके की चाहे अन्य विपक्षी दलों की, क्या उसको सरकार मानने को तैयार है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज जो बैठक हुई और 20-25 मिनट की जो बातचीत हुई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किरण रिजिजू के बीच में, उसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पे सरकार को ये कह दिया है
कि परिसीमन विधेयक को या संविधान संशोधन विधेयक को हम किसी भी हालत में नहीं समर्थन देंगे। और समर्थन देने की या एक स्पेशल सेशन या एक्सटेंडेड सेशन बुलाने की बात तो बाद में आएगी। पहली हमारी मांग है कि गृह मंत्री सदन में आके एक अपना वक्तव्य दें। जो 20 जुलाई की जो घटना थी, जब स्टूडेंट्स को, यूथ को, नौजवान जो प्रोटेस्टर्स थे उन पे जब लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन्स चलाई गई और इलेक्ट्रिक बेटॉन्स यूज़ किए गए, उस पर पहले वो बयान दें। उसके बाद परिसीमन और ये संविधान संशोधन की तो छोड़िए, एफसीआरए पे जो लिस्टेड एजेंडा में है, एफसीआरए पे भी हम बहस तभी होने देंगे जब आप गृह मंत्री का बयान कराएंगे। तो सर, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी का हुआ, वो तमाम छात्राएं, लड़कियां जिनको अब्यूज किया गया या जिनके खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, चाहे मुंबई की वो लड़की जिसने बस को रोका, और वो अभी राहुल गांधी के साथ 10 जनपद पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसका मतलब कांग्रेस और विपक्ष और ज़्यादा टफ पोस्चरिंग कर रहा है। देखिए, विपक्ष का और ख़ास तौर से कांग्रेस, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और समाजवादी पार्टी, इनका रुख बहुत साफ है और एक नॉन नेगोशिएबल रुख है फिलहाल। देखिए, कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो इनका रुख है वो बहुत साफ है कि पहले आप गृह मंत्री का बयान करवाइए सदन में, वो एक्सप्लेन करें कि ये जो पुलिस ने लाठीचार्ज और तमाम जो बर्बरता की है, ये किसके कहने पर की और कैसे की गई, और उस पर सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है तो क्या कार्रवाई की है, ये एक बयान दें। उसके बाद राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उस पर बहस कराएं। बाकी जितनी सरकार की जो कार्रवाई सरकार करना चाहती है, विधेयक जो भी लाना चाहती है, हम उस पर उसके बाद चिंतन मंथन बातचीत करने की सोचेंगे। तो कोई कमिटमेंट आज नहीं दिया गया है। एक ये भी हो सकता है कि सरकार ये सोच के राहुल गांधी के पास गई हो कि अगर मान लीजिए कि वो ये भी कह देते हैं कि ठीक है, सत्र बुला लीजिए आप स्वतंत्रता दिवस के बाद 3 दिन का, हम समर्थन नहीं देंगे लेकिन हम बहस के लिए राजी हैं, तो कम से कम जो ये चंदा चोरी और बर्बरता, पुलिस की जो बर्बरता है, उस पे जो एक स्टेलमेट बना हुआ है अमित शाह के बयान को लेकर के, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी तरह की सफाई, क्योंकि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर खुद ओवरसी करते हैं। खड़गे साहब ने बोला भी राज्यसभा में, तो उससे कुछ ध्यान भटकेगा, या कम से कम विपक्ष 13 तारीख तक शायद इस मुद्दे को उठाए, पर 13 तारीख के बाद कम से कम इन दोनों बातों से पीछे हट जाएगा और फिर हम इशू को डाइवर्ट कर देंगे डिलिमिटेशन और इनकी तरफ। लेकिन वो बात मुझे फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। संख्या बल का मैंने आपको जैसा कि बताया कि अभी संख्या बल सरकार के पास नहीं है। सरकार की शरद पवार से भी बातचीत चल रही थी, उनके पास 9 सांसद हैं, वहाँ भी बातचीत चल रही थी कि आप समर्थन दे दें। जहाँ तक मुझे पता है, सुप्रिया सूले की तरफ से बहुत साफ लफ्ज़ों में सरकार को ये बात कह दी गई है कि हम कोई भी समर्थन अभी आपको देने की पोजीशन में नहीं है, और ख़ास तौर से उस सूरत में जब आपने डिलिमिटेशन का जो विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, इन दोनों का रिवाइज्ड ड्राफ्ट अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। डीएमके की तरफ से जिस पे सरकार की आशाएं अड़ी हुई हैं कि डीएमके शायद हमारे साथ आ जाए, क्योंकि डीएमके का आप जानते हैं कि तमिलनाडु चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के साथ डीएमके के जो संबंध थे वो टूट गए हैं, और उसके बाद लगातार कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे डीएमके और कांग्रेस की दूरियां बढ़ी हैं। और कल जो हुआ विजय उदयनिधि स्टालिन को जिस तरीके से सवाल जवाब के लिए पुलिस लेके गई त्रिशा वाले बयान पर, तो उससे भी एक इम्पैक्ट उसका भी कहीं ना कहीं सरकार मानती है कि डीएमके और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में नहीं कह रहा हूं, पर कांग्रेस से एक दूरी बनेगी। तो इन चीज़ों को वो लेवरेज करना चाहती है। लेकिन डीएमके की भी जितने लोगों से मेरी अभी तक बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने भी सरकार से यही बात कही है
कि पहले एक नरमी जरूर आई है उनके रुख में। जो पहले अप्रैल तक जो इस विधेयक की कॉपीज जला रहे थे, फाड़ रहे थे, ब्लैक शर्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पार्टी अब ये कहने तक तो आ गई है कि ठीक है, आप कॉपी शेयर कीजिए, पहले दोनों बिल्स की कॉपी, आपने क्या उसमें बदला है, हमारी जो मांगे थी उनको किस तरह आपने उसमें सम्मिलित किया है, वो आप पहले शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको अपनी राय बताएंगे। तो सर हाँ। तो ये एक सरकार के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन फिर भी संख्या बल आप कैसे जुटाइएगा 360 का या 345 का, क्योंकि फिर आपको और भी जगह तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। तो एक दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक और बात बताइए कि अमित शाह को लेकर विगत 7-8 दिन से संसद, और पिछले हफ्ते से खास तौर पे संसद नहीं चल पा रहा। अमित शाह कहाँ हैं? क्या वे संसद आ रहे हैं? क्योंकि अभी से पहले जितने सत्र होते थे, ये हमेशा देखने को मिलता था, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो आगे बैठे होते थे, प्रधानमंत्री ना हो लेकिन वो होते थे, हाउस में बिलों पे चर्चा हो रहा था, उसमें वो शरीक भी होते थे, बोलते भी थे, इंटरप्ट भी करते थे, और किसी भी डिबेट में हिस्सा भी लेते थे। लेकिन इस बार कहाँ है अमित शाह? देखिए, हैं तो वो यहीं, संसद भी रोज आते हैं, पर देखिए, संसद आना और संसद के सदन में आना दो अलग अलग चीजें हैं। और वही विपक्ष कह रही है कि आप, जो खड़गे जी का कुछ दिन पहले, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कुछ दिन पिछले हफ्ते या शायद सोमवार को जो उनका बयान था राज्यसभा में, कि आप एसी कमरे में बैठ करके बातें सुन रहे हैं लेकिन यहां नहीं आ रहे, वो इसी चीज को लेकर के था कि आप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स रोज आते हैं, रोज अपने ऑफिस में, क्योंकि उनका अपना एक ऑफिस भी है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, आप वहां जाके रोज बैठते हैं, आप वहां अपने सांसदों से, एनडीए के सांसदों से रोज मिलते हैं। जब संसद भवन आप छोड़ते हैं तो कई पत्रकार आपके इर्द गिर्द घूमते हुए आपको गाड़ी तक छोड़ने भी जाते हैं, सवाल नहीं पूछते, वो बात अलग है, पर आपको गाड़ी तक छोड़ने भी जाते हैं, उसके भी वीडियोस रोज आ रहे हैं। तो सदन में क्यों नहीं आते? लेकिन मनीष जी देखिए, ये कोई बड़ी हैरान करने वाली बात नहीं है। ये पिछले 12 साल में हमने लगातार ये चीज देखी है कि इस सरकार में खासतौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये गृह मंत्री हालांकि पहली बार इस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री के साथ ये एक प्लेबुक है कि जब कोई बहुत तिरछा सवाल हो या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए उनके रोल को लेकर के, तो वो आमतौर पे, जो वैसे भाषणों में कहना अच्छी बात है, 56 इंच का सीना है और वो सारी चीज़ें, और बहुत दमदार नेता हैं, लेकिन दमदार नेता आपके कहने से नहीं हो जाता। जब आप चैलेंजेस के सामने खड़े हैं, आपसे सवाल किया जा रहा है, कोई प्योरली राजनीतिक सवाल नहीं है, बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, उस पर सफाई मांगी जा रही है, तो या राम मंदिर में अगर चंदे की चोरी हुई है तो उस पर सफाई मांगी जा रही है। ऐसी जब भी कोई सिचुएशन बनती है, आपने मणिपुर के वक्त देखा, आपने पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं, 2-2.5 हफ्ते से देख रहे हैं, इसके पहले भी और कई सारे, जब किसान आंदोलन हुआ तब आपने देखा, प्रधानमंत्री हमेशा गायब हो जाते हैं सदन से। वो पहले दिन आते हैं, फिर आखिरी दिन आते हैं। जब पहली सदन की सेशन की पहली सिटिंग जब होती है, उस दिन आते हैं, नेशनल एंथम, जनगण मन और वंदे मातरम के बाद चले जाते हैं, और उसके बाद आखिरी दिन आते हैं, सदन नहीं अटेंड करते। ऐसा जब भी कोई मसला सामने आता है, उसी प्लेबुक को अमित शाह भी पिछले 2.5 हफ्तों से अडॉप्ट किए हुए हैं कि वहाँ जाएंगे तो फिर सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, या फिर कम से कम विपक्ष की जो एक आक्रामक भूमिका है वो देखनी पड़ेगी, वो भी आप नहीं करना चाहते। तो जबकि जब से ये सदन शुरू हुआ है, ये सत्र शुरू हुआ है, तो कम से कम 3 विधेयक आ चुके हैं दोनों सदनों में।
जो होम मिनिस्ट्री ने पायलट किए हैं। कल की बात राज्यसभा में देखा हमने, कल राज्यसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स का जो अमेंडमेंट था वो लोकसभा में पिछले हफ्ते आया था। तो ये गृह मंत्रालय के विधेयक हैं। पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस का बुलेटिन आता है उसमें लिखा हुआ है यूनियन होम मिनिस्टर टू मूव। नित्यानंद राय जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम नहीं है, नाम होम मिनिस्टर का दिया हुआ है, लेकिन वो फिर भी नहीं आए सदन में। तो ये एक उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि भाई जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो सदन में ही मत जाओ। बिल्कुल, और धन्यवाद सर, आपने विस्तार से बातें रखी। और अगले हफ्ते क्या होता है डेवलपमेंट, एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन जैसा कि पुनीत निकोलस यादव जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया आपको कि क्या सरकार की तैयारी है, किस तरीके की मंत्रणा चल रही है विपक्ष के साथ, और क्या जो चारा डाला जा रहा है विपक्ष के सामने, क्या विपक्ष उस झांसे में आता है या नहीं आता है। क्योंकि स्टेलमेट तो बरकरार है, तनाव बरकरार है। संसद में हर रोज़ प्रदर्शन राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर और अमित शाह के बयान को लेकर चल रहा है। ये हफ्ता केवल अब 2 दिन बचे हैं और अगले हफ्ते बस बचा है इस मानसून सत्र का। देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आज ये चर्चा आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए।